हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराने वाला हूँ आपका जो एनईपी चल रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको हम लोग करा रहे हैं। तो उसका आज आपका पार्ट सेकंड कराया जाएगा। ठीक। तो आप लोगों ने आई थिंक पार्ट फर्स्ट सभी लोगों ने देख लिया होगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं बचा होगा जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पार्ट फर्स्ट को जाकर आप लोग देख लीजिए। उससे आपको बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेगी। आज पार्ट सेकंड के अंदर आपकी एनईपी 2020 को मैं लगभग पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, जितनी आपके एग्जाम के लिए चाहिए होती है। जब आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट को देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कितनी सारी चीजें आपके एनईपी 2020 के अंदर दी गई है, जो कि मैंने पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको करवाया था। सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको करवाए थे। उसी प्रकार से पार्ट सेकंड के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं। बेसिकली जितने भी आपके चैप्टर है, जो आपके अलग अलग पार्ट के अंदर ये चैप्टर दिए हुए हैं, उन सभी चैप्टर को करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर से जितने इंपोर्टेंट आपके चैप्टर हुए जाए उनको मैं आपको सभी को करा रहा हूं। और इसी के क्रम में आज हम लोग बात करेंगे, आपके पार्ट सेकंड की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पार्ट सेकंड से। आपकी शुरुआत कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा आपके चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें कही हुई है, उनके बारे में नजर डाल लेते हैं। ठीक है जी, सभी को गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए अब क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। ठीक। हाँ, ठीक है भाई, चलिए सभी को गुड इवनिंग। अब मैं क्लास की शुरुआत कर लेता हूँ। हाँ ठीक है भाई, ले दिया अनुराग सिंह आपका। हाँ, चलिए अब बात कर लेते हैं, पार्ट सेकंड की बात करते हैं। देखिए, पार्ट सेकंड के अंदर जो मैंने आपको पार्ट फर्स्ट भी कराया था, तो उसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 4 था, जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। अगर आप लोग पेडागोजी वाला सेक्शन सोल्व करते हो तो चैप्टर नंबर 4 तो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर ही एक आपकी चीज दी हुई है, मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में, बहुभाषावाद के बारे में बात दी हुई है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने थोड़ा ऊपरी ऊपरी तरीके से इसको एक्सप्लेन करा था। ठीक है, मैंने कहा था जब आपका पार्ट सेकंड आएगा उसके अंदर आपको मैं डिटेल में तब ये समझाऊंगा। तो आज बात करेंगे बहुभाषीय भाषावाद की बात करेंगे, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करेंगे, क्या होता है, कौन कौन सी भाषाओं की बात की हुई है। तो जितने भी बातें आपके भाषा के संबंध में एनईपी 2020 कहता है, उनको एक एक करके आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो आपको पता है बहुभाषावाद क्या होता है, जो कि हमारा देश है एक मल्टीलिंगुअलिज्म आपकी कंट्री है। इसी प्रकार की मल्टीलिंगुअलिज्म आपको क्लासरूम देखने को मिलेगी। जैसे आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, तो वो किसका एग्जांपल है, मल्टीलिंगुअलिज्म का, यानी कि बहुभाषावाद का आपका एग्जांपल है, जहां पर एक क्लास में एक जगह पर अलग अलग भाषा वाले बच्चे आपके रहते हैं। तो ये होता है आपका बहुभाषावाद, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म होता है आपका। अब देखिए, बहुभाषावाद के बारे में जो आपका एनईपी 2020 है, उसने कहा है, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था पार्ट फर्स्ट के अंदर, इसको हमेशा आपको क्या मानना है, इसको मानना है आपको हमेशा इंपोर्टेंट, इसको मानना है। ठीक है, क्या मानना है इसको आपको, हमेशा हमेशा इसको आपको इंपोर्टेंट मानना है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब अलग अलग भाषा वाले बच्चे आपकी क्लासरूम के अंदर होंगे, तो जब वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो यहाँ पर भाषा का आदान प्रदान होता है। ठीक, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्या होता है इसके माध्यम से होता है लैंग्वेज, यानी कि भाषा का आदान प्रदान यहाँ पर होता है। ठीक है, भाषा का आदान प्रदान यहाँ पर होता है। जब भाषा का आदान प्रदान होगा तो उसके साथ में जो कल्चर होता है, जो संस्कृति होती है, तो उस संस्कृति यानी कि उस कल्चर का भी आपका आदान प्रदान रहता है। ठीक है, क्योंकि भाषा से बेसिकली जुड़ी होती है आपकी कल्चर। अब आप लोग मान लीजिए किसी भी धर्म जाति पंथ के आप लोग हो, तो आप सभी लोगों की अपनी अपनी मदर टंग मातृभाषा होगी, और आप लोगों का जो भी आपका रिलीजन है, कल्चर है, उसको आप लोग फॉलो करते हो। तो जब एक जगह पर अलग अलग भाषा वाले बच्चे, अलग अलग संस्कृति वाले बच्चे रहेंगे और आपस में विचारों का आदान प्रदान वो करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपके बेसिकली एक तो शब्द भंडार में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक तो आपके शब्द भंडार में यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। शब्द भंडार में यहाँ पर वृद्धि कैसे हो जाएगी, शब्द भंडार कैसे इंक्रीज हो जाएगा? हिंदी वाला तमिल वाले से कुछ सीखेगा, तमिल वाला कन्नड़ वाले से कुछ सीखेगा, कन्नड़ वाला महाराष्ट्र वाले से कुछ सीखेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान होगा और शब्द भंडार भी बढ़ता रहेगा। जैसे हम लोग ट्राई करते हैं, हालांकि बोलता नहीं है, कभी पंजाबी बोलने की ट्राई करते हैं, पंजाबी गाने सुनते हैं, बट समझ में नहीं आते पूरे के पूरे। ठीक है, बस एंजॉय करते हैं थोड़े बहुत, और हमें चीजें पता होती है। जैसे बोलते थेल ले जा, ठीक है, आई थिंक उसको नीचे बोलते हैं। तो इस प्रकार से कुछ जो शब्द होते हैं उनका हमारे पास में स्टोर हो जाता है हमारे माइंड के अंदर, और इसी ये सब होता है आपका मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि बहुभाषावाद की वजह से यहाँ पर होता है। इसलिए इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना गया आपके एनईपी 2020 के द्वारा। उसके अलावा इसी के संदर्भ में एक बात देखने को मिलती है, जो आपका बहुभाषावाद है, जिसके अंदर मैंने कही अलग अलग मातृभाषा वाले यहाँ पर बच्चे होते हैं। तो एनईपी 2020 है, वो
वो कहता है आपका मदर टंग यानी मातृभाषा के बारे में कहता है। वो कहता है आपका मदर टंग यानी कि मातृभाषा के बारे में कहता है कि इसको भी आपको क्या मानना है, इसको भी आपको बड़ा इंपोर्टेंट मानना है। क्या मानना है? इसको भी बड़ा आपको इंपोर्टेंट मानना है। ये नहीं मानना कि मान लीजिए किसी बच्चे की मदर टंग पंजाबी है, अब यार हमें तो पंजाबी नहीं आती, तो चलो भाई तू जो है ना अब हमारी भाषा में ही आंसर देगा, हमारी भाषा में समझेगा। ये काम नहीं करना है एक टीचर को। जो भी बच्चे की मातृभाषा होती है उस मातृभाषा में ज्यादा से ज्यादा उसको अवसर देने, क्या देने, ज्यादा से ज्यादा उसको अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर उसको देने, ताकि अपनी बच्चा मातृभाषा में बड़ा कंफर्टेबल जो फील होता है मातृभाषा में होता है, ठीक है। तो उसको ज्यादा से ज्यादा आपको अवसर देने हैं। मातृभाषा हो चाहे बहुभाषिकता हो, इन दोनों को ही आपको एक रिसोर्स के रूप में, एक संसाधन के रूप में मानना है। किसके रूप में मानना है? एज ए रिसोर्स के रूप में आपको इसको मानना है, एक संसाधन के रूप में इन दोनों को आपको मानना है। कभी भी आपको इसको प्रॉब्लम नहीं मानना है, ठीक है। अब देखिए मदर टंग को इतना महत्वपूर्ण बताया आपके एनईपी 2020 ने। एनईपी 2020 ने कहा कि भाई जो शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए, जो शिक्षण होना चाहिए, वो एटलीस्ट क्लास 5 तक तो आप लोग क्या काम करिए, क्लास 5 तक आप उसकी मदर टंग में रखिए, या हो सके तो 8 क्लास तक रखिए, इससे आगे तक भी रखिए। ये आपकी शिक्षा का माध्यम बोला है एनईपी 2020 ने। यानी इतना महत्वपूर्ण माना है आपके एनईपी 2020 ने कि एटलीस्ट फिफ्थ क्लास तक तो रखिए, उसके बाद 8 क्लास तक भी आप लोग इसको रखिए। अगर आगे भी बढ़ता है तो भी आप इसको इतना महत्वपूर्ण मानिए। इतना यहाँ पर आपके फोकस कराए, जो आपकी मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, उसके बारे में यहाँ पर फोकस करा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। घर की भाषा, कुछ भी आप लोग इसको कह लीजिए, यानी मदर टंग को इतना महत्वपूर्ण आपके एनईपी 2020 ने माना है, ठीक। यहां तक आप लोग समझे। आगे देखते हैं और क्या कहता है भाई एनईपी 2020। एनईपी 2020 ने देखे, यहां पर बात हुई है, एनईपी 2020 ने कहा है कि हर स्कूल के अंदर, जिसको मैंने आपको रिकमेंड भी बताया था जब मैंने आपको इन सब 2005 में पढ़ाया था, ठीक है। तो इसने कहा है कि त्रिभाषा फॉर्मूले को यहां पर लागू किया जाए, यानी कि आपके थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले को यहां पर लागू किया जाए। किसको लागू किया जाए? थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले को यहां पर लागू किया जाए, ठीक है। थ्री लैंग्वेज जो फॉर्मूला होता है, त्रिभाषा जो सूत्र होता है, उसको यहां पर लागू किया जाएगा हर स्कूल के अंदर। लेकिन एनईपी 2020 ने कहा कि भाई जो पर्टिकुलर स्टेट होते हैं, तो पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको किसी भी स्टेट के ऊपर थोपे ना। ये भारत सरकार के लिए वाली बात कही हुई है, आपको थोपना नहीं है। जो आपका थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला होता है, क्या होता है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला? देखिए, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले के अंदर ये वाली बात कही जाती है कि आप क्लास स्कूल के अंदर बच्चे को ये तीन लैंग्वेज तो सिखानी आपको बहुत जरूरी है। कौन कौन सी तीन लैंग्वेज की बात करी हुई है? अगर मैं बात करूं, तीन लैंग्वेज की बात करूं, तो पहली आपकी मातृभाषा यानी कि आपकी मदर टंग। देखो कितना महत्वपूर्ण, शुरू से ही आपका मदर टंग यानी जो बच्चे की मातृभाषा होती है उसको माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण माना गया आपकी मदर टंग को, ठीक है। तो पहली होगी मदर टंग। मान लीजिए हिंदी भाषी क्षेत्र की तरफ है, तो वहां पर पहली भाषा मदर टंग के रूप में मान लीजिए, मैंने मान लिया हिंदी हो गई, ठीक है। दूसरी हो जाएगी आपकी इंग्लिश हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी आपकी इंग्लिश हो जाएगी, और तीसरी हो जाएगी आपकी रीजनल लैंग्वेज कोई हो जाएगी, ठीक है। कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेज तीसरी हो जाएगी। कोई भी इसके अंदर आप मॉडर्न लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज ले सकते हो। जैसा मान लीजिए तमिल ले लीजिए, कन्नड़ ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, इस प्रकार की कोई भी आप लैंग्वेज ले सकते हो। लेकिन एनईपी 2020 ने कहा है कि जो आपका थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है, त्रिभाषा जो सूत्र है, इन तीन भाषाओं में कम से कम दो भाषाएं आपकी भारत की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इसके अंदर कम से कम, एटलीस्ट जो आपका कहा गया है कि कम से कम दो भाषाएं आपकी, दो लैंग्वेज जो आपकी होनी चाहिए, वो दो लैंग्वेज आपकी इंडिया की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? दो लैंग्वेज भारत की, यानी कि हमारे देश के यहाँ पर दो लैंग्वेज होनी चाहिए, और किसी भी स्टेट के ऊपर यहाँ पर इसको थोपा नहीं जाना चाहिए। इसके अंदर होनी चाहिए बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसके अंदर? थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर इसके अंदर होना चाहिए आपका लचीलापन, ठीक है। देखिए इस वर्ड के ऊपर बड़ा महत्वपूर्ण बल दिया आपके, किसने? आपके एनईपी 2020 ने, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर आपका बड़ा महत्वपूर्ण जोर दिया है। इन्होंने कहा है कि जो टीचर है वो भी आपका एज ए फ्लेक्सिबल होना चाहिए फैसिलिटेटर के साथ में। अगर मान लीजिए जैसे किताबों की बात आएगी तो वहां पर भी उनको लचीला बनाने की बात कही है। अगर जो आपका मेथड होता है, जो आपके टीचिंग मेथड होते हैं, तो टीचिंग मेथड्स के अंदर भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी को आपको अपनाना है। किसको अपनाना है? टीचिंग मेथड्स के अंदर भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी को, लचीलापन को अपनाना है। अगर मान लीजिए
बच्चा कोई एक चीज समझ नहीं पा रहा तो दूसरे तरीके से समझा दो। अगर करिकुलम के अंदर कोई चीज ऐसी लिखी हुई है जहां पर उसको चेंज करने की आवश्यकता है बच्चे के अकॉर्डिंग, तो आप उसको चेंज कर दो। अगर यहाँ पर आपको ये फील होता है कि कोई आपने टीएलएम ऐसा यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जो इसके माध्यम से बच्चा सीख नहीं पा रहा, तो दूसरा टीएम लेकर आ जाओ, ठीक है। हालांकि सरकार की तरफ से इतने टीएलएम आपको नहीं प्रोवाइड होते, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो वहां पर आपको मिल जाएंगे। बेसिकली फंड रिलीज होता है तो फंड की समस्या होती है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, वहां पर भी फंड रिलीज होता है, वहां पर भी बेसिकली ट्रेनिंग चलती है, बट ट्रेनिंग के अंदर जो आपके कुछ बड़े मेन अधिकारी रहते हैं तो वो तालमेल इस प्रकार से नहीं बैठ पाता जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए वहां पर समस्या देखने को मिलती है टीएलएम की, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की समस्या देखने को मिलती है। स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल की नहीं कर रहा इतनी। तो उसकी वजह से टीचर अपने पैसों से ला नहीं सकता कि भाई अपने पैसों से टीएलएम परचेज करके लाए फिर बच्चों को सिखाए। अगर वो नवाचारी बनेगा, एक दो बार लेकर आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद जब उसको ये फील होगा यार बच्चे सीख नहीं रहे, दूसरे टीचर मेरा मजाक उड़ा रहे, अगर ऐसी हीन भावना उसके अंदर आ गई तो फिर रुक जाता है, यानी वो हतोत्साहित हो जाता है। बट आप अगर ऐसा करने की सोच रहे हो, आज एज आपको इनोवेशन कुछ लाना है, तो आप लोग इसको कर सकते हो अपनी पॉकेट से ले जाकर, ठीक है, क्योंकि अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। अगर मैं प्राइमरी टीचर की बात करूं तो सभी का लगभग आपका 4200 का ग्रेड पे होता है, ठीक है। तो इसकी बात की हुई आपके फ्लेक्सिबिलिटी की, यानी लचीलेपन की बात आपके एनईपी 2020 के अंदर बड़ा इसके ऊपर फोकस करा हुआ है, ठीक, ये बात आप लोग समझ गए। उसके अलावा एनईपी 2020 के अंदर एक ये वाली बात और कही हुई है एनईपी 2020 के अंदर कि जब बच्चा क्लास 6 के अंदर चला जाएगा, ठीक है, क्लास 6 to 8 चला जाएगा, तो वहां पर बच्चों को कुछ अतिरिक्त भाषाएं या जिसको कह सकते हो विदेशी भाषाएं, उसका भी यहाँ पर बच्चे के पास ऑप्शन होगा, उसमें से कोई भाषा सीख सकता है। जब हम लोग 12th पास हो गए थे तो 12th बाद हम सोचते थे कि यार हमको जापानीज सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है, ठीक है, ऐसी लैंग्वेज के बारे में सोचते थे। बट जो आपका एनईपी 2020 है, एनईपी 2020 के अंदर आज की डेट से ही आपका जब बच्चा क्लास 6 के अंदर हो जाएगा तो तभी से आप लोग किसी जो विदेशी भाषाएं होती है, कौन कौन सी विदेशी भाषा की बात दी हुई है, कोरियाई, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और आपकी रूसी। तो यहाँ पर बच्चे के पास चॉइस होगी, जो आपका क्लास 6 से यहाँ पर बच्चा आ जाएगा, ठीक है, क्लास 6 से यहाँ पर जो बच्चा हो जाएगा उसके पास चॉइस होगी माध्यमिक स्तर पर कि इनमें से मतलब जो उसका मन करता है वो यहाँ पर सेलेक्ट करता है। देखिए उसके साथ में ही क्लास 6 की अगर यहाँ पर बात हो रही है ना, इन भाषाओं के साथ साथ में एक आपके पाठ्यक्रम आप लोग उसको कह सकते हो, या फिर कह सकते हो फन सिलेबस आप लोग उसको कह सकते हो, ठीक है, फन सिलेबस की या फिर आनंददायक आपके जो सिलेबस है उसकी भी यहाँ पर बात की हुई है, किसके अंदर आपके क्लास 6 के अंदर कही हुई है। क्योंकि जब बच्चा क्लास 6 के अंदर आता है, प्राइमरी क्लास को छोड़ के क्लास 6 के अंदर बच्चा है, तो यहाँ पर उसको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कोई फन कोर्स कर लीजिए, ठीक है, सिलेबस की जगह आप लोग लिखिए फन कोर्स लिखिए इसको, ठीक है, यहाँ पर लिखिए आप लोग फन कोर्स लिखिए सिलेबस की जगह, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पर बैठेगा। कि जैसे मान लीजिए किसको इंटरेस्ट है, ठीक है, मान लीजिए किसको इंटरेस्ट है बिजली के काम करने का इंटरेस्ट है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित काम करने का यहाँ पर किसको इंटरेस्ट है, तो इलेक्ट्रिसिटी वाला काम सीख लो। अगर किसी को गार्डनिंग करने का शौक है, ठीक है, अगर किसी को यहाँ पर गार्डनिंग करने का शौक है तो गार्डनिंग सीख सकता है। अगर किसी को कविताओं से संबंधित कोई शौक है तो कविताओं की जानकारी यहाँ पर ले सकता है। तो इस प्रकार का एक फन कोर्स भी उपलब्ध कराया हुआ है क्लास 6 के अंदर। जब बच्चा यहाँ पर चला जाएगा तो आप लोग इनमें से चाहे तो कोई कोर्स ले सकते हो, ठीक है, आपके लिए नहीं ये वाली बात, जो बच्चे मतलब आपकी क्लासरूम में पढ़ेंगे वहां पर ही आपकी सुविधा दी जाएगी, ठीक। ये यहाँ पर आप लोग बात समझ गए। उसके अलावा देखिए एक चीज आपको और बताता हूं, यहाँ पर आपके एक प्रोजेक्ट की भी बात की हुई है, ठीक है, यहाँ पर आपके एक प्रोजेक्ट की बात कही हुई है। अगर मैं आपके प्रोजेक्ट को देखूं तो यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट की बात हुई है, तो एक यहाँ पर जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी यहाँ पर बात हुई है कि ये जो प्रोजेक्ट रहेगा कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत, ठीक है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट की वहां पर डेफिनेशन थी द लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अगर मैं आपको बताऊं पूरा एग्जैक्ट आपको बताऊं, द लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो लैंग्वेज ऑफ इंडिया के अंतर्गत वहां पर एज एग्जाम्पल के रूप में माना गया एक भारत श्रेष्ठ भारत को माना गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी है देश के प्रधानमंत्री, उनकी तरफ से आपका स्टेटमेंट है जो बड़ा फेमस हुआ, जिसको यहाँ पर जगह भी मिली कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। और जिससे पहले ये था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता था, जो उन्होंने जितनी भी रियासतें थी उनको जोड़कर आपके एक संपूर्ण भारत के यहाँ पर निर्माण करा था। तो कौन से यहाँ पर प्रोजेक्ट की बात की हुई है एनईपी 2020 के अंदर, वो बात कही हुई है आपके एक भारत और श्रेष्ठ भारत, ठीक है, यहाँ पर बात कही हुई है एक भारत और श्रेष्ठ भारत।
तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत के अंदर बेसिकली जो यहाँ पर बात की हुई है, इसके अंदर यहाँ पर बच्चों को बताया जाएगा जो इंडिया की जो लैंग्वेज होती है, जो भारतीय भाषाएं होती है, उनसे बच्चा परिचित हो सके। परिचित होने के साथ साथ उसमें अपनी क्षमता का यहाँ पर विकास भी कर सके। तो उसके लिए आपका एक भारत और श्रेष्ठ भारत आपका चलाया गया। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो कि भाषा से संबंधित आपका ये है एक भारत और श्रेष्ठ भारत, कि भाषा के बारे में यहाँ पर बच्चे क्या हो पाए, परिचित यहाँ पर हो पाए। क्या हो पाए, परिचित यहाँ पर बच्चे हो पाए। ये आपके एक भारत और श्रेष्ठ भारत के अंदर इस बात की व्याख्या यहाँ पर की हुई है। ठीक, ये बात आप लोग समझ गए। हाँ, किसका भाई, आपका? ठीक है। हाँ, इनके तो टीचर अलग रहेंगे। एक एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि जैसे मान लीजिए लैंग्वेज है, ठीक है, जो आपकी अतिरिक्त भाषा है, विदेशी भाषा है, तो इनको तो टीचर अलग रहेंगे, बिल्कुल अलग रहेंगे। भाई एक बात बताओ, मान लीजिए आप लोगों की जॉब लग जाती है, एज ए प्राइमरी टीचर आप स्कूल के अंदर अपॉइंट होते हो, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी क्लास का बच्चा 6 क्लास के अंदर पहुंच गया, अभी तक तो उसको अतिरिक्त भाषाओं की नॉलेज नहीं है। तो 6 क्लास के अंदर जब बच्चा जाएगा, तो जो भी आप लोगों ने अपना कोर्स करा हुआ है, उस कोर्स की योग्यता के अकॉर्डिंग तो आप लोग उसको पढ़ाओगे, या जाकर उस बच्चे को कोरियाई, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मन, इनमें से कोई लैंग्वेज पढ़ाना शुरू कर दोगे? अगर आपको आती होगी तो आप लोग पढ़ाना। अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ है, कुछ स्टेट में हुआ है, कुछ स्टेट में नहीं हुआ है। जितनी बात इसके अंदर कही हुई है, उनका भी इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ है। जैसा आपको ध्यान हो, मैंने आपको कहा था ईसीसी के बारे में कहा हुआ था, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में कहा हुआ था, कि अब जो बच्चे होते हैं उनको 3rd क्लास से स्कूल के अंदर, जो आप जिसको आप लोग बाल वाटिका, आंगनवाड़ी के नाम से जानते हो, तो उसके अंदर आपके बच्चों का एडमिशन किया जाएगा। लेकिन अब एनईपी 2020 में तो इसकी बात कर दी, लेकिन अभी तक आपकी कोई भी स्कूल के अंदर ये सभी मतलब कोई स्कूल कह रहा हूं, सभी स्कूल के अंदर आपका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, जो आपकी बाल वाटिकाएं चली है। उसके अलावा दूसरी समस्या क्या है, इसके लिए जो पर्टिकुलर कोर्स होता है, जो यहाँ पर टीचर जो कोर्स करते हैं, वो कोर्स भी अभी तक यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाया बच्चों को, जो मतलब इसकी तैयारी करना चाहते हैं। एक ये समस्या होगी। दूसरी समस्या, तीसरी समस्या यहाँ पर ये होती है ईसीसी के अंदर, जो एक और समस्या देखने को मिलती है, अभी इसकी कोई वैकेंसी भी नहीं निकली है। अभी जितने भी स्कूल निकले, जैसे मैं आपको कहा था अभी कुछ दिन पहले, केवीएस का एक सर्कुलर आया था, उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग ये वाली बात की हुई थी कि लगभग 450 स्कूलों के अंदर बाल वाटिका खोल दी गई है, लेकिन कॉन्टेक्चुअल रूप में वो आपकी खोली गई है। टीचर भी वहां पर कॉन्टेक्चुअल रूप में लगेंगे, ना कि परमानेंट में। तो जितनी भी बातें आज आप लोग इसके एनईपी 2020 के अंदर पढ़ते हो, वो अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है, धीरे धीरे करके अपने अस्तित्व के अंदर आता जा रहा है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। चलिए, यहां पर आप लोगों को बता दिए, मैंने लैंग्वेज के बारे में भी बता दिया। अब देखिए, यहां पर बच्चों से संबंधित एक बात और दी हुई है, जो कि आई थिंक आप लोग सभी इस प्रोसेस से गुजरे होंगे। एनईपी 2020 ने कहा है कि एक साल के अंदर आपको बच्चों को बैग नहीं मंगवाना स्कूल के अंदर। यानी यहां पर कहा हुआ है कि 10 डे बैगलेस पीरियड यहां पर होगा, यानी 10 दिनों तक बच्चा स्कूल के अंदर बैग लेकर नहीं आएगा, बैग के माध्यम से, किताबों के माध्यम से कोई यहां पर शिक्षण कार्य बच्चा नहीं करेगा। अब ये पॉलिसी क्यों निकाली गई, 10 दिन की जो निकाली गई, नो बैग डे पॉलिसी, या जिसको आप लोग कह सकते हो 10 डे बैगलेस पीरियड, ये निकाला गया। इसका बेसिकली इसका लागू करने का इसलिए ये मकसद था कि जैसे मान लीजिए बच्चा स्कूल के अंदर बिना बैग के आ रहा है, तो पहले उसका बोझ खत्म हो जाएगा, कि ऑलरेडी वो रोज आके स्कूल में किताबों से पढ़ता है, या दूसरी अपनी कॉपी वगैरह लेकर आता है, उसके माध्यम से पढ़ता है। तो एनईपी 2020 ने कहा कि आप बैग को 10 दिन के लिए खत्म करिए, और बैग की जगह इस 10 दिन के अंदर, ये 10 दिन मतलब एक साथ नहीं होंगे, ये 10 दिन मतलब अलग अलग प्रकार से आपके काउंट होंगे, मतलब किसी महीने के अंदर कोई रख दिया, किसी महीने के अंदर कोई रख दिया। यहाँ पर स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है वो इसको किस प्रकार से लागू करवाता है। ठीक है, तो उसका एग्जैक्ट एक प्रारूप नहीं आया जो मैं अपनी तरफ से आपको बता सकूं। तो लेकिन इतना जरूर है, 10 दिन जो रहेंगे आपके अलग अलग रहेंगे, शिफ्ट वाइज रहेंगे, ना कि एक साथ रहेंगे। ठीक, अब बैग लेकर नहीं आएगा तो बच्चा स्कूल के अंदर क्या करेगा, ना बैग है, ना कॉपी है, ना किताब है, फिर बच्चा क्या पढ़ेगा? तो वहां पर जो टीचर होगा वो बच्चे को बताएगा, स्थानीय परिवेश से संबंधित चीजें बताएगा। ठीक है, जो बच्चे का स्कूल का जो स्थानीय परिवेश है उससे संबंधित चीजें यहाँ पर बच्चों को बताएगा। जो टीचर रहेगा वो बच्चों को जो स्मारक रहती है, जो फेमस स्मारक रहती है, वहां पर उसको लेकर जाएगा। जैसे मान लीजिए कुतुब मीनार ले गया, अगर कोई मान लीजिए बच्चा दिल्ली के अंदर रहता है, लाल किला ले गया, या किसी और ऐसी फेमस स्मारक जगह पर वहां पर ले गया। इसमें बच्चे को क्या कराई जाएगी, इसमें बच्चों को कराई जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्टिविटीज के माध्यम से सिखाया जाएगा। ठीक है, इसके माध्यम से यहाँ पर सीखना होगा, सीखना जो यहाँ होगा वो आपका एक्टिविटीज के माध्यम से होगा।
एनईपी 2020 ने सीखने के परिप्रेक्ष्य में एक बात कही हुई है कि हमको बच्चों को रोट लर्निंग नहीं करानी, ये बात मैंने आपको बताई थी, और बच्चों को सिखाना भी ऐसे है, उसके लिए पर्टिकुलर इन्होंने एक अपना सेंटेंस भी दिया हुआ है सीखने के संदर्भ में कि लर्न हाउ टू लर्न, या फिर आप लोग इसको लिख सकते हैं लर्निंग हाउ टू लर्न। ठीक है, यानी कि सीखने को किस प्रकार से सीखा जाए, इसकी बात करता है आपका एनईपी 2020 बात करता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कोर्स ले लिया कि चलो यार सचिन सर का कोर्स लेते हैं, बढ़िया रहेगा, पेपर पास होगा, मजे मजे इस प्रकार से। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि भाई ये आपका सिलेबस है, इस पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर या इस सिलेबस के अंदर मिलती जुलती आपकी चीजें है, वो मैं आपको कराऊंगा, ये चीज आपको ऐसे कराऊंगा। और अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, खुद से भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो यहां से आप लोग पढ़ सकते हो, जो कि मैं आपको ऑथेंटिक चीजें बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको कोर्स स्टार्ट करने से पहले बताया कि आपको मैं पढ़ाऊंगा क्या और किस प्रकार से पढ़ाऊंगा। अगर आते यहाँ पे लग जाओ ये 10 डे पॉलिसी लिए ये पूरा का पूरा अपना कोर्स कंप्लीट करा दिया ऊपरी ऊपरी तौर से, तो बात नहीं बनने वाली। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि सीखने को किस प्रकार सीखा जाए, लर्निंग हाउ टू लर्न, इसकी बात करता है आपका एनईपी 2020 बात करता है। ये बात आप लोग समझ गए। जब ये आपका 10 ये जो आपका 10 डे नो बैक डे की जो आपकी पॉलिसी है, इसके अंदर बेसिकली एक चीज और देखने को मिलेगी। मान लीजिए जैसे मैंने कहा क्लास 6 के अंदर बच्चों को ऑप्शन रहेगा कि अपना कोई फन कोर्स को यहाँ पर ले सकता है। तो इन 10 दिनों के अंदर मान लीजिए किसी को अपना यहाँ पर वही वाली बात होगी, बिजली का कोई काम करना है, किसका काम करना है, बिजली का कोई काम करना है, या बागवानी से संबंधित उस बच्चे को कोई काम यहाँ पर करना है। इस प्रकार से अगर जो इस काम को कर रहे हैं, तो एज अ प्रशिक्षु बनकर ट्रेन उसका जो असिस्टेंट होता है उनका असिस्टेंट बनके, जैसे मान लीजिए बिजली का कोई काम करता है, ठीक है, आसपास में कोई बिजली का काम करता है, नो लीजिए स्कूल के अंदर कोई ऐसा है, तो बच्चे को उस जो आपका इसके अंदर आपका जो विख्यात आदमी रहेगा, ठीक है, मतलब जिसको एक्सपीरियंस आदमी रहेगा, उसके अंडर में काम करने के लिए लगा दो। ठीक है, तो बच्चा उससे उससे कुछ ना कुछ यहाँ पर चीजें सीखेगा। तो 10 दिनों के अंदर जो बच्चों को चीजें करानी है, वो लगभग ये सभी चीजें करानी है। यहाँ पर बैग की आपकी कोई जगह नहीं होगी, ना ही कॉपी किताब की यहाँ पर जगह होगी इन 10 दिनों के अंदर। ठीक, यहाँ पर आप लोग समझ गए। चलिए एक सेकंड, आपके कमेंट बार बार कैसे चले जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए। हाँ ठीक, हाँ कह सकते हो। देखिए जैसे एक ने अभी क्वेश्चन पूछा, एक लोक विद्या के नाम से पूछा है, ठीक है। अब जैसे आप ये बात हो रही है आपकी बिजली का कोई काम सिखा दिया, बागवानी सिखा दिया, फर्म कोर्स उसको उपलब्ध करा दिया, तो यहाँ पर एक बात हो रही है आपके जो इन्होंने पूछा। अब इसके अंदर बेसिकली जितने भी आपके जो व्यावसायिक काम होते हैं, उन व्यावसायिक काम से संबंधित जो आपके व्यावसायिक सब्जेक्ट होते हैं, उनको इंटीग्रेट करके यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जो आपने क्वेश्चन पूछा लोक विद्या के नाम से, उनको इंटीग्रेट करके यहाँ पर पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहे तो मैं लिख देता हूँ, लोक विद्या के नाम से जो आपका ये कराया जाएगा लोक विद्या। ठीक है, तो लोक विद्या के नाम से आपका जो चलाया जाएगा, देखो मेरा धा कैसे बनाया यार, पता नहीं राइटिंग का कब इलाज होगा। ठीक, तो इसके अंदर बेसिकली जो आपके व्यवसायिक जो भी आपके कोर्स रहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपका बिजली का ही ले लिया, तो बिजली का जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है क्लास 6 के अंदर शुरू कराया जाएगा। तो सब्जेक्ट को, ठीक है, उस सब्जेक्ट को उस व्यवसायिक से आपका इंटीग्रेट करके यहाँ पर बच्चों को चीजें सिखाई जाएगी, ताकि बच्चा मान लीजिए कुछ करे ना करे, लेकिन अपनी आजीविका का यहाँ पर साधन कमा सके इन वाले कोर्स के माध्यम से। ठीक है, तो आपका किससे संबंधित होता है, ये संबंधित होता है आपका व्यवसायिक जो आपकी चीजें रहती है और जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं उनको इंटीग्रेट करने के माध्यम से बेसिकली यहाँ पर रहता है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। ठीक है, हाँ ठीक, यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो बताइए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ गेम्स, देखो एक्टिविटीज के अंदर बेसिकली गेम्स आपके हो जाएंगे। जैसे एक बच्चे ने पूछा सर इसके अंदर गेम्स करा सकते हैं, गेम्स करा सकते हो, एक्टिविटीज के अंदर आ जाएगा। एक्टिविटीज के अंदर सारी चीज आती है यार। मान लीजिए आप गेम करा रहे हो, या क्विज बच्चों से करा रहे हो, या डिस्कशन बच्चों से करा रहे हो, या जैसे स्कूल के अंदर और भी सारी डिबेट हो जाती थी आपस में, तो ये जितनी भी चीजें है ना, ये सभी आपकी किसके अंदर आ जाएगी, एक्टिविटीज के अंदर बेसिकली सभी आपकी आ जाएगी, जो इस 10 दिनों के अंदर बच्चों को हमको यहाँ पे कराना है। ठीक है, तो बेसिकली जो छोटा बच्चा होता है उसको फोकस किया जाएगा कि बच्चों को सही करने के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा, ताकि छोटे बच्चों को शुरू से ही चीजें सही कराने पर भी फोकस करा जाए। और सही कराने के लिए, फोकस कराने के लिए एक्टिविटीज के माध्यम से सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से चीजों को देखता है और समझता है। ठीक है, तो ये चीज होगी आपकी इस पॉलिसी के संबंध में जो मैंने आपको बताई। अब देखिए किताबों के बारे में आपका क्या कहता है नीति 2020 जो आपकी किताबें रहेगी, ठीक है,
उनके संदर्भ में क्या बातें करता है, ये यहाँ पर पॉइंट नजर डाल लिया आप लोगों को। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये हिंदी भी नाम याद कर लेना इनके, क्योंकि यहाँ पर सीधा ही आपके ऑप्शन में पूछी जाती है। एनईपी 2020 के अंदर पता है क्या होता है, जैसे मान लीजिए छोटा एग्जाम है, सीटेट का एग्जाम है, तो एज इट इज पॉइंट आपके उठाकर पूछ लिया। थोड़ा सा एग्जामिनर को डिफिकल्ट बनाना है कि नहीं भाई एनईपी 2020 को हम डिफिकल्ट बनाएंगे, तो फिर वो चीजें अंदर से कुरे देंगे। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं ऊपर की जो टॉपिक रहता हूं उसको एक दो बार ही आपको समझाता हूं, वरना अंदर की चीज आपको समझा देता हूं। वरना एनईपी 2020 के अंदर जो शुरुआत में आपको इंडेक्स दी हुई है ना, उस इंडेक्स को जरूर देख लेना, क्योंकि उस इंडेक्स से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, उस इंडेक्स को आप लोग देख लेना। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसा आपके एग्जाम में कभी आप लोगों ने देखा होगा टीचिंग एग्जाम में, वो पूछा जाता है कि एनईपी 2020 निम्नलिखित में से किस पर अपना केंद्रित होती है, किसकी बात करती है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है। तो वहां पर जो बात करती है वो बात करती है होलिस्टिक डेवलपमेंट की, यहाँ पर बात करती है एनईपी 2020 जो बात करती है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करती है। अभी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो शुरुआत में जो इंडेक्स दिए हुए जितने भी आपके चैप्टर है, उस चैप्टर को एजीटीज उठाकर यहाँ पर पूछ लिया एग्जामिनर ने। ठीक है, तो सीधा आपके सामने एग्जामिनर यहां से ऐसा क्वेश्चन भी दे देता है। ठीक है, देखिए अब किताबों के संदर्भ में क्या कहता है, जो आपकी किताबें रहने वाली है, जो बच्चों को आप लोग पढ़ाओगे, अगर किताबों के बारे में बात करी जाए तो जो भी एनसीईआरटी के अंदर आपने देखा होगा, एनसीईआरटी के अंदर मोस्टली वही चीजें इंक्लूड करी जा रही है जो बच्चे के रियल लाइफ से यानी उसके वास्तविक जीवन से कनेक्ट करती हो। इस वाली बात को एनईपी 2020 ने कहा, तो ठीक है भाई, जैसे एनसीएफ 2005 ने कहा था, हम आपकी इस बात से सहमत है। सहमत क्यों नहीं होते भाई? ठीक है, एनसीएफ 2005 के अंदर इतनी बातें कही हुई है, सहमत तो होना ही पड़ा। और शायद कोई ऐसे पॉइंट है जिसको ना लिया गया, वरना लगभग सभी आपके एनसीएफ 2005 जिन जिन बातों की आपको बात करता है उनको यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन और आ जाता है, एनसीएफ मतलब शॉर्ट फॉर्म में एनसीएफ एससी। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया एनसीएफ एससी की फुल फॉर्म क्या होती है, सिर्फ फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ ली, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन होगी। ये ऊपर ऊपरी टॉपिक हो गया बस, मतलब अंदर उसके अंदर कुछ नहीं है। अब मान लीजिए जो नए वाला एनसीएफ आया है, अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन वो आ गया जिसकी मुझे संभावना नहीं लग रही, तो वो फिर आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी बात है आपके एनईपी 2020 के अंदर की हुई है। यार बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, जब मैंने इसको पढ़ा था ना तो मुझे अच्छा खासा टाइम इसके अंदर लगा था। फिर उसके अंदर से पॉइंट बनाने पड़ते हैं, फिर उसके अंदर से मान लीजिए जैसे आपको पिक्चर के माध्यम से सिखा रहा हूं, फिर वो करानी पड़ती है, ताकि आप लोगों को सबसे आसान तरीके में आपको बताया जा सके और उसके साथ में बेस्ट कंटेंट आपको दिया जा सके, ताकि फिर आपको इसके ऊपर नजर डालने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो जो आपके किताबों के बारे में बात करता है, तो देखो ये बात करता है कि जो स्कूल का पाठ्यक्रम है उसके बोझ में कमी की जाए। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि करिकुलम में कमी करो और क्रिटिकल थिंकिंग पर ज्यादा ध्यान दो। इसके बारे में आपका एनईपी 2020 बात करता है। पाठ्यक्रम हो चाहे आपका सिलेबस हो, उसमें कमी की बात करता है एनईपी 2020, उसको बढ़ाना नहीं है, उसको तो कम कर दो। ठीक है, और बड़े हुए और लचीलेपन, देखो फ्लेक्सिबिलिटी की बात फिर ये आ गई आपके, लचीलेपन की बात करता है, ना कि मानकीकृत की स्टैंडर्डाइज की यहाँ पर बात करता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो वहां पर दिया रहता है मानकीकृत। तो एनईपी 2020 ने कहा कि आपको मानकीकृत से फ्लेक्सिबिलिटी की ओर जाना है। किससे जाना है? मानकीकृत से फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन की ओर आपको जाना है। ठीक, ये बात आप समझ गए। रटकर सीखने के बजाय, ठीक है, रोट लर्निंग के बजाय रचनावादी तरीके से, ठीक है, इसके सीखने पर जोर यहां पर दिया जाए। ऐसे बदलाव किताबों के अंदर होने चाहिए। जब आपने पार्ट फर्स्ट देखा होगा, मैंने आपको बताया हुआ था कि एनईपी 2020 कहता है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा फोकस किया जाए, ना कि आपके रोट लर्निंग पर फोकस किया जाए या साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं पर बल दिया जाए, जिसके बारे में एनईपी 2020 आपका यहाँ पर कहता है। ठीक, ये बात समझ गए। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं, ऐसे सारे बदलाव आपकी पाठ्य पुस्तकों में भी आपके होनी चाहिए, ताकि बच्चा इजीली तरीके से इनसे कनेक्ट हो सके और नए नए तरीकों से यहाँ पर चीजों को सीख पाए, और जितने भी लर्निंग आउटकम्स होते हैं वो यहाँ पर प्राप्त हो सके। अब देखिए मान लीजिए कोई लर्निंग आउटकम्स प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर उसको पढ़ाने का फायदा ही क्या हुआ? तो हमको ज्यादा से ज्यादा लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर निकालने हैं, ताकि बच्चा उस चीज को सीख कर लंबे टाइम तक उसको ग्रहण यहाँ पर कर पाए। ठीक, तो ये वाली बात होगी। देखिए यहाँ पर पॉइंट लिखा भी हुआ है, इसके साथ ही स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी वांछित बारीकियों और पूर्व सामग्री को भी यहाँ पर शामिल करना चाहिए। और शिक्षकों के पास भी पाठ्य पुस्तकों में अनेक यहाँ पर विकल्प हो जाएंगे। ठीक है, मतलब टीचर्स के लिए भी यहाँ पर बात की हुई है। ठीक, तो ये सब बातें आपकी जो टेक्स्ट बुक होती है, किताबें होती है, उनके संदर्भ में यहाँ पर बात कही हुई है। ठीक, आगे बात करते हैं भाई आपके
आकलन की बात करते हैं या इवोल्यूशन की बात करते हैं, मूल्यांकन की बात करते हैं, एनईपी 2020 में बहुत क्वेश्चन आपके आकलन और मूल्यांकन से पूछे गए। ठीक है, और सीटेट के एग्जाम में तो सबसे ज्यादा आपके आकलन, मूल्यांकन, क्रिटिकल थिंकिंग और आपके लचीलेपन और जो आपके टीचिंग मेथड्स होते हैं ये आपके पूछे जाते हैं। देखिए, अब आकलन के बारे में, मूल्यांकन के बारे में अगर मैं बात करूं तो मूल्यांकन के बारे में एनईपी 2020 ने कहा है, एवोल्यूशन के बारे में, मूल्यांकन के बारे में एनईपी 2020 ने कहा है कि अगर मान लीजिए बच्चों को आपको मूल्यांकन करना है, तो जो बच्चों को आप क्लास के अंदर पढ़ा रहे हो या जो बच्चों को आपको क्लास के बाहर चीजें यहां पर समझानी है, तो चाहे क्लास के अंदर हो चाहे क्लास के बाहर हो, उसमें आपको सीखने के प्रोसेस में मदद करनी है। किसको मदद करनी है? टीचर को यहां पर मदद करनी है। तो अगर मैं यहां पर मूल्यांकन की बात करूं तो मूल्यांकन के संदर्भ में कहा हुआ है कि क्लास के अंदर, किसके, कि क्लास के अंदर और बाहर, ठीक है, क्लास के अंदर और बाहर यहां पर आपको सहायता करनी है, क्लास के बाहर यहां पर हेल्प करनी है। और हेल्प किसकी करनी है? यहां पर हेल्प करनी है, यहां पर बच्चों की यहां पर आपको हेल्प करनी है। ठीक है, यहां पर आपको स्टूडेंट्स की यहां पर आपको हेल्प करनी है, इसलिए यहां पर मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, और मूल्यांकन भी देखिए, एनईपी 2020 की बात करें तो एनईपी 2020 ने जैसा आकलन की आपकी बात हो रही है, तो आकलन के लिए इन्होंने कहा कि जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, कौन सा, जिसके बारे में मैंने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर भी थोड़ा समझाया था, जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है और एक आपका समेटिव असेसमेंट है, एक आपका समेटिव असेसमेंट है। ठीक है, अगर मैं आपके असेसमेंट की बात करूं तो ये जो आपके दो असेसमेंट है, तो एनईपी 2020 ने एक बात कही कि आप लोग जितना हो सके फॉर्मेटिव असेसमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा असेसमेंट होता है? ये वो असेसमेंट होता है जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है। किसके चलता है? जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है। जैसे मेरा हाथ अभी ऐसे चल रहा है, मैं यूट्यूब पर कोई क्लास ले रहा हूं जल्दी जल्दी। ठीक, देखिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो अभी हमारा प्रोसेस चल रहा है, उसके दौरान अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं या आप लोग उसका आंसर देते हो, कुछ सही देते हैं कुछ गलत देते हैं, अगर कोई गलत देगा तो कहेगा सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। ठीक है, तो मैं उसको दोबारा यहां पर समझा दूंगा। तो ये असेसमेंट हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये बढ़िया तरीका है ना, जैसे क्लासरूम में आप बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, साथ के साथ ही आपने उनकी प्रॉब्लम को जाना और उसको यहाँ पर रिमीडियल टीचिंग आपको दे दी। लेकिन समेटिव असेसमेंट क्या होता है? समेटिव असेसमेंट होता है जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है और ये जब आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होता है तो आपका समेटिव असेसमेंट होता है। अब मान लीजिए मेरी क्लास खत्म हो गई, क्लास खत्म होने के बाद मैं चला गया, या मान लीजिए जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं उनको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया। ठीक, अब वो क्या काम करेंगे? डाउट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को डालते हैं। अब डाउट सेक्शन के अंदर हजारों क्वेश्चन आप लोगों के भरे होते हैं, जो कि बहुत ज्यादातर आपके 90% अननेसेसरी होते हैं। कुछ बच्चे रियल में अपने डाउट पूछते हैं, तो वो हजारों मैसेज के चक्कर में मेरे पास डाउट ही नहीं आ पाते कभी, लेकिन जितने भी आते हैं मैं मतलब उनका समाधान कर देता हूँ, या फिर अपनी टीम को बोला हुआ है कि भाई मुझे बता दिया करो, इनके समाधान ज्यादातर के करा करो। लेकिन अननेसेसरी मैसेज बहुत आते हैं डाउट सेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से सभी का समाधान नहीं हो पाता। तो एक बच्चे ने कर दिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान समाधान कर दिया, एक कर रहा है जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो गया। तो कौन सा असेसमेंट आपका बढ़िया रहेगा? तो मेरे लिए तो फॉर्मेटिव रहेगा। बाद में जिसका मान लीजिए आंसर नहीं मिला वो बाद में बहुत गाली देगा, अरे भाई हमने तो कोर्स ले लिया, हमारे डाउट सेक्शन में हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, तुमको अभी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट को इसलिए बढ़ाने की बात ज्यादा करी हुई है और समेटिव असेसमेंट को कम करने की बात यहाँ पर कही हुई है एनईपी 2020 ने। ठीक, ये बात आप लोग समझ गए। तो यही आपके असेसमेंट के बारे में दिया हुआ है, जो बात मैंने आपको यहाँ पर बताई। उसके अलावा देखिए, एनईपी 2020 के अंदर अब यहाँ पर असेसमेंट की बात आ रही है कि जो बच्चों का यहाँ पर असेसमेंट करना है, तो असेसमेंट के लिए बच्चों को यहाँ पर एक प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है सर, मेरा कमेंट दिखता है प्रियंका, अरे भाई सबका कमेंट दिखता है मुझे। ठीक है, ये देखो सभी के कमेंट आते हैं, लेकिन ये स्पीड से आता है। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, जब क्वेश्चन आंसर आते हैं तो बड़ी स्पीड से आते हैं, तो वो फिर कभी दिख नहीं पाते। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट के लिए एक आपके रिपोर्ट कार्ड की, जिसको आप लोग कह सकते हो प्रगति पत्र आप कह सकते हो, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो प्रगति पत्र आप कह सकते हो, या प्रोग्रेसिव कार्ड की बात कही हुई है आपके एनईपी 2020 ने, कि जो बच्चों को अब ये आपका प्रगति पत्र मिलेगा, प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा, वो मिलेगा आपको 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल का आपका रिपोर्ट कार्ड देखने को मिलेगा। हमको तो ऐसे मिलता था, ठीक है, उसी के अंदर सारे नंबर रहते थे, उसी के अंदर नीचे लिखती थी टीचर कि जैसे क्लासरूम में कुछ अपने बिहेवियर की बात हुई हो
गुड, ठीक है, फेयर, इस प्रकार से वेरी गुड ये कभी नहीं लिखा रहता था। अब बेसिकली एनईपी 2020 के अंदर देखो यहाँ पर एक समस्या देखने को मिली जिसको एनईपी 2020 ने कंप्लीट करवाया। अब जो हमारा पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था वो पूरा का पूरा फोकस करता था बच्चे के कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर फोकस करता था कि बच्चा स्कूल के अंदर आ रहा है, बच्चे को टीचर पूरा पढ़ा रहा है, ईमानदारी से पढ़ा रहा है, बच्चा भी ईमानदारी से सीख रहा है, ठीक है। और मान लीजिए कोई बच्चा ईमानदारी से नहीं सीख रहा, तो जो बच्चा ईमानदारी से सीखता है वो अच्छे नंबर लाकर पास कर जाता है क्लास को, जो अच्छे से नहीं सीखता वो बच्चा यहाँ पर फेल हो जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी बातें होती थी वो बातें होती थी आपके कॉग्निटिव डोमेन के अकॉर्डिंग होती थी, जो बात मैंने आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर बताया हुआ है। आई थिंक आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। अब यार एक बात बताओ, जब स्कूल के अंदर बच्चा जाता है या हम लोग भी जब स्कूल के अंदर जाते थे तो क्या सिर्फ पढ़ाई का काम करते थे? खेलते भी थे ना, ठीक है। तो हम क्या काम करते थे? खेलते थे या कुछ और एक्टिविटीज के अंदर भाग लेते थे या एक दूसरे में मुक्के भी बजा देते थे, मतलब XYZ जो भी चीज करते थे। तो हम जो ये सारी चीजें करते थे तो इसमें कहा हुआ है कि आप इनके, कहा गया हुआ है साइकोमोटर डोमेन को भी इस प्रोग्रेसिव कार्ड के अंदर ऐड करिए, क्योंकि बच्चा दिमाग के साथ साथ सीखने के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज के माध्यम से बहुत सीखता है। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है खेल कूद के माध्यम से बच्चा इजिली तरीके से सीखता है, नैतिकता की भावना जगती है, मदद करने की बच्चे के अंदर भावना जगती है और उसका सामाजिकता का विकास यहाँ पर बच्चे का होता है, ठीक है। तो साइकोमोटर डोमेन की बात यहाँ पर कही हुई। उसके अलावा यहाँ पर जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का तीसरा डोमेन था आपका अफेक्टिव डोमेन, जो आपका भावात्मक पक्ष था। अब यहाँ पर जो बच्चा स्कूल के अंदर जा रहा है तो बच्चा स्कूल के अंदर सिर्फ जाकर अपनी एक्टिविटीज करता है स्पोर्ट्स से संबंधित या दिमाग लगाकर चीजों को पढ़ता है। वो उसका स्कूल के अंदर जो बच्चा जाता है क्लास में पढ़ता है तो उसके इमोशंस भी तो जुड़े होते हैं ना क्लासरूम के अंदर। यार मुझको क्लास में फर्स्ट आना है, फर्स्ट आने के बाद फिर मुझे मेरे मम्मी पापा मेरी तारीफ करेंगे, अंकल आंटी मेरी तारीफ करेंगे, आगे जाकर मुझे दूसरी क्लास के अंदर भी वो भी यहाँ पर अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से बच्चा यहाँ पर चीजें सोचता है। जैसा आप लोग यहाँ पर क्या सोचते हो, आप लोगों ने अपना दिमाग पूरा यहाँ पर लगाया हुआ है पढ़ने के लिए, पूरा दिमाग लगाया हुआ है, लेकिन आपके इमोशंस भी तो यहाँ पर जुड़े हुए हैं ना। जो आपके इमोशन जुड़े हुए वो आ जाएंगे आपके अफेक्टिव डोमेन के अंदर, कि अगर हमको यहाँ पर जॉब करनी है तो भाई पढ़ना पड़ेगा। किसी के घर में कोई समस्या है, किसी को खुद पर्सनली कोई समस्या है, किसी का कुछ और लक्ष्य करने का होगा, कोई अपनी चलती हुई जो घिसी पिटी जिंदगी चल रही है उसको अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर पढ़ रहा होगा, तो आप लोगों के इमोशंस भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोग क्या काम करते हो, लर्निंग यहाँ पर करते हो, अधिगम यहाँ पर करते हो। तो एनईपी 2020 ने कहा कि बच्चों के जो आपके तीनों डोमेन होते हैं, चाहे आपका कॉग्निटिव हो, चाहे साइकोमोटर हो, चाहे आपका अफेक्टिव डोमेन हो, इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर उन सभी को यहाँ पर ऐड करा जाए। जैसे मैंने बताया ना, हमारा जो रिपोर्ट कार्ड आता था ऊपर नंबर लिखे होते थे। अब नंबर नहीं बताऊंगा स्कूल के अंदर कितने नंबर मिलते थे, ठीक है। बेसिकली हमारा खुद का ही स्कूल था लेकिन उसके बावजूद भी नंबर पूरा बढ़िया नहीं मिले। उसके अलावा नीचे लिखा रहता था कि स्पोर्ट्स के अंदर फेयर काम कर दिया, इस प्रकार की कोई कहती, और दो चार मैडम जो होती थी चुगली लगा देती थी फादर से, ठीक है, कि नहीं पढ़ नहीं रहा है, ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, चाहे कितना भी यहाँ पर पढ़ लो, ठीक है। तो यही काम टीचर का रहता है, शाबाशी कभी नहीं देते थे, ठीक है। तो अब इन सभी डोमेन को यहाँ पर ऐड किया जाएगा। उसके साथ साथ में जो बच्चे का असेसमेंट करेगा, बच्चे का असेसमेंट किसके द्वारा होगा? टीचर्स के द्वारा होगा। टीचर्स तो पहले भी करता था, अब भी करता है, जैसे हमारी बुराई भी करते थे मैडम, ठीक है। उसके अलावा पेरेंट्स भी बच्चे का असेसमेंट करेंगे। पहले जो बच्चे पेरेंट्स यहाँ पर असेसमेंट करते थे वो करते थे एक तरीके से फिजिकली होके पनिशमेंट देके, अबे तेरे नंबर कम कैसे आ गए, उस फलाने के तो इतने कम आए हैं तो तेरे नंबर कम कैसे आ गए। कुछ पेरेंट्स यहाँ तक ऐसे होते थे जो अपने बच्चों को मारते थे, पीटते थे। मैंने खुद देखा, एक हमारा दोस्त था, उसके इतने बढ़िया नंबर आते थे, लगभग 90% आते थे, उसके पिताजी फिर भी उसको बेल्ट से मारते थे। यार 90% कैसे लेकर आएगा, तुझे तो और ज्यादा लाने थे। मैंने कहा कहाँ मारोगे इसे, मर जाएगा बेचारा तो बहुत परेशान रहता था। तो इस प्रकार से जो उनको पनिशमेंट यहाँ पर दी जाती थी। लेकिन अब कहा हुआ है कि अगर पेरेंट्स बच्चों का असेसमेंट कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए कम नंबर आते तो वहां पर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं यार, एक बार फेल हो गए कोई बात नहीं, दोबारा दीजिए, फेल फेल पास तो जिंदगी के अंदर चलता रहता है। आई थिंक आप लोगों के पेरेंट्स नहीं होंगे, जब मेरे ही नहीं हुए आप लोगों में से भी बहुत के कम होंगे, ठीक है। सभी का एक ही था कि बस इसी से सेट करना है इसको, बच्चों को। जो असेसमेंट होगा सेल्फ असेसमेंट यहाँ पर बच्चा करेगा, अपना खुद का मूल्यांकन यहाँ पर बच्चा करेगा कि जो चीजें मैंने सीखी है, पढ़ी है, वो यहाँ पर मुझे कितनी आई है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो ना, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हो, तो सेल्फ असेसमेंट यहाँ पर करते हो। और पीयर असेसमेंट की बात हो रही है, जो उसके सहकर्मी होते हैं, दोस्त यार होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे स्कूल के अंदर दोस्त यार रहते हैं, तो जो बच्चे के जो दोस्त यार है वो भी यहाँ पर उसके असेसमेंट में सहायक प्रदान करते हैं, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ कनेक्ट होकर इंटरेक्ट करके चीजों को यहाँ पर सीखता है, ठीक है।
तो याद आ गए होंगे आपको, दो चार लंगोटिया दोस्त आपको याद आ गए होंगे जो आपके स्कूल के अंदर थे और उनकी इमेज आपके माइंड के अंदर बन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पीयर असेसमेंट भी होता था। अब पहले के टाइम में हम असेसमेंट करने लग जाए, उसका भी डब्बा गुल हमारा भी डब्बा गुल, दोनों कहते थे भाई कोई दिक्कत नहीं, अपना बढ़िया है सब कुछ। ठीक है, उसके अलावा देखिए असेसमेंट के लिए यहाँ पर आपको एक बड़ा आपका महत्वपूर्ण सेंटर खोलने की यहाँ पर बात कही हुई। उस सेंटर का नाम आपका परख, क्या नाम है? उस आपका सेंटर का नाम आपका परख नाम है, जो आपका नेशनल असेसमेंट सेंटर की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अच्छा, इसकी तो फोटो भी मैंने ली हुई है, देखो फोटो के माध्यम से आपको समझाता हूँ, परख के बारे में समझाता हूँ। तो ये आपका नेशनल असेसमेंट सेंटर की बात की हुई है कि नेशनल लेवल पर एक आपके असेसमेंट सेंटर यहाँ पर बच्चों का खोला जाएगा और जो आपके परख के अंदर बेसिकली इंक्लूड होगा। अभी मतलब मैंने कहा ना बहुत सी चीजें इंप्लीमेंट होना बाकी है, लेट्स सी कब तक होती है आपकी। तो ये आपके परख एक सेंटर की बात की हुई है जिसमें बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से उनको दिशा निर्देश गाइडेंस देनी है, वो सभी बात आपके इस परख के अंदर आपके इंक्लूड रहेगी, जो बच्चे के असेसमेंट के लिए यहाँ पर कही जाएगी। ठीक है, इसको फुल फॉर्म पर नजर डाल लो, कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाती है। तो परख की फुल फॉर्म है आपकी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात आती है। ठीक है, ये आपका परख है। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट की, यहाँ पर बात हो रही है। मैंने कहा था जैसा आपके एनईपी 2020 के अंदर सेम एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, टुवर्ड्स अ होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। क्या दिया हुआ है? एक चैप्टर का नाम है टुवर्ड्स अ होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच दिया हुआ है। ठीक है, किसका? मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन लिखिए, एजुकेशन की यहाँ पर बात कही हुई है। ठीक है, यानी कि आपके बहुविषयक शिक्षा की यहाँ पर बात की हुई है। किसकी? हिंदी की अगर मैं बात करूं तो ये बात कही हुई है आपके बहुविषयक शिक्षा की बात कही हुई है। अब देखो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के माध्यम से बच्चों को किस प्रकार समझाना है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपस में उनको कनेक्ट करके पढ़िए, इंटीग्रेट करके यहाँ पर पढ़िए, तो आपको इस प्रकार से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात आपका एनसीएफ 2000 एनसीएफ कह रहा हूं मैं भी, आपका एनईपी 2020 यहाँ पर करता है। इसके ऊपर पूरा का पूरा आपका एक चैप्टर दिया हुआ है, जो चैप्टर मैंने आपको बताया। ठीक, तो ये बात होगी आपके परख के बारे में बात होगी, और ये आपका बच्चों को जो असेसमेंट होगा वो किस प्रकार से किया जाएगा। यहाँ पर बच्चों के सीखने के लिए कुछ आपके मेथड्स यानी कि आपके अप्रोच यहाँ पर दी हुई है कि कौन सी पेडागोजिकल अप्रोच का यूज कर सकते हो बच्चे के असेसमेंट के अंदर। तो यहाँ पर अगर पेडागोजिकल अप्रोच की बात करी जाए तो एक आपकी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जहां पर बच्चा अपना क्वेश्चन पुट अप करके चीजों को समझकर अपनी क्यूरियोसिटी के माध्यम से नए नए क्वेश्चन को यहाँ पर पूछेगा और फिर टीचर उसका आंसर देगा, तो अपनी नॉलेज को यहाँ पर इंप्रूव यहाँ पर करता जाएगा। ठीक है, तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यहाँ पर एक अप्रोच की बात की हुई है एनईपी 2020 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा देखिए डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग की बात इसके अंदर की हुई है कि बच्चा खोजबीन के माध्यम से सीखेगा। अगर मैं आपको लिखना चाहूँ तो ये एक आपका डिस्कवरी भी हो जाएगा। ठीक है, एक डिस्कवरी की बात की हुई है। साइंटिफिक लर्निंग की बात की हुई है, किसकी बात की हुई है? साइंटिफिक लर्निंग की यहाँ पर बात की हुई है। उसके अलावा डिजिटल लर्निंग की यहाँ पर बात की हुई है, किसकी बात की हुई है? डिजिटल लर्निंग की यहाँ पर बात की हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ अप्रोच है कि हमको बच्चों को ना सिर्फ अपना इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से पढ़ाना है, खोजपूर्ण तरीके से पढ़ाना है, साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना है, डिजिटली बच्चों को पढ़ाना है। जैसे डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर कुछ बात की हुई है कि डिजिटल लाइब्रेरी अब स्कूल के अंदर यहाँ पर बनाई जाएगी, तो इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है, या फिर आप कह सकते हो लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से भी यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना है। अभी आपका एक चैप्टर आएगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवात्मक शिक्षा। ठीक है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है उसके अंदर हम लोग बात भी यहाँ पर इसके बारे में फिर थोड़ा डिटेल से करेंगे। ठीक, तो आप लोग समझ गए क्विज के माध्यम से रोल प्ले, ग्रुप वर्क और आपका पोर्टफोलियो। ठीक, तो इन सभी के माध्यम से हमें बच्चों को यहाँ पर असेसमेंट करना है। जो बच्चे नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी नया कोर्स लिया है, तो आप लोग असेसमेंट के अंदर जाके देख लेना। ये मैंने जो आपके असेसमेंट के टूल्स होते हैं, पोर्टफोलियो होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, या चाहे आपकी रूब्रिक्स वगैरह होती है, चेकलिस्ट होती है, ये सब उस क्लास के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार की बात है आपके सभी किसके अंदर कही हुई है? एनईपी 2020 के अंदर कही हुई है। ठीक, यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो बताइए, फिर मैं उसके बाद अगले वाले स्टेप पर आने वाला हूं। अगर कोई दिक्कत हुई हो तो जरा बताइए, एक दो कमेंट तब तक आप लोगों का मैं ले लेता हूं। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ क्या पूछना है अर्चना भाटी आपका? ठीक, हिंदी में लिखे सर, अरे बाइलिंगुअल होता है। अब देखो सारा हिंदी के अंदर आ गया,
जो भी आप चीज पढ़िए उसको बाइलिंगुअल पढ़िए, खाली हिंदी में मत पढ़िए, खाली इंग्लिश में मत पढ़िए, बाइलिंगुअल आप लोगों को यहाँ पर चीजें पढ़नी है, तभी बात बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक, चलिए। ये क्या है? सर आपको टीचर कभी चौबस नहीं दिए होंगे तो आप तो पूरे देश का मर गए हो। अच्छा, अरे भाई टीचर ने खूब लगाई है मार भी, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ठीक, हाथ खड़े करवाते थे, मारते भी थे, थप्पड़ भी मारते थे, ऐसी बात नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक आपके एक अभियान चलाने की, एक इसको जो आपके सामने दिख रहा है, ये आपका प्रोजेक्ट, इसको चलाने की यहाँ पर बात करी जा रही है। अभी तक ये अस्तित्व के अंदर नहीं है, अब देखते हैं किस प्रकार से अस्तित्व के अंदर आएगा। ये है आपका सीपीडी। अब ये आपका सीडीपी नहीं है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये है आपका सीपीडी के नाम से है। ठीक है, यानी कि आपका कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है आपका। तो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो होता है आपका सीपीडी, इसके अंदर आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, ये बेसिकली बनाया गया टीचर्स के लिए, या मतलब बनाया जाएगा, अभी तक इसके ऊपर मतलब नहीं चलाएगा, ये मतलब बनाया जाएगा टीचर्स के उत्थान के लिए, किस प्रकार से उनको बढ़िया से बढ़िया अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मजबूत उनका हो सकता है, उसको बढ़ाने की बात की हुई है, उनके अंदर सुधार करने की बात हुई है, उनको यहाँ पर जो आपके टीएलएम वगैरह होते हैं किस प्रकार से आपको उपलब्ध कराया जा सके, मतलब टीचर्स के यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर बात की हुई है। जब कभी अस्तित्व के अंदर आ जाएगा तब इसका पूरा का पूरा लेखा जोखा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपके सीपीडी के अंदर यहाँ पर एक बात की हुई है, इसके अंदर एक पॉइंट और नजर डालिए कि लगभग 50 घंटे के सीपीडी कार्यक्रम में हिस्सा लेने की बात करता है ये जो आपका सीपीडी है, कि टीचर्स एटलीस्ट 50 घंटे तो अपना इसके कार्यक्रम में यहाँ पर हिस्सा लेगा सीपीडी के अंदर। ठीक, अब देखिए सीपीडी के अलावा एक और यहाँ पर चीज दी हुई है, सीएमपी, कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन की यहाँ पर बात की हुई है। सॉरी, ये भी बेसिकली आपका किससे जुड़ा हुआ है? ये भी जुड़ा हुआ है आपका टीचर से। किससे? ये भी जुड़ा हुआ है आपको टीचर से, कि जो आपके टीचर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्कृष्ट यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए हर साल के अंदर कोई टीचर्स ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट दिखाया, तो उसको यहाँ पर राष्ट्रपति पुरस्कार देखने को मिल जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से अगर पानी है अभी लूंगा, अगर इस प्रकार से कोई मतलब टीचर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसके उत्थान के लिए, ठीक है, उसको और मतलब जैसे कहते हैं ना कि उसकी सैलरी वगैरह में वृद्धि के लिए या उसके प्रमोशन वगैरह के लिए, तो उसके लिए अलग प्रकार से यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी इसके अंदर, कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली इतना आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, ज्यादा मोटी चीजें नहीं करनी है, क्योंकि अभी तक ये धरातल के अंदर देखने को नहीं मिली है। ठीक है, धरातल के अंदर कह रहा हूं, धरातल के ऊपर देखने को नहीं मिली है। अब बात करते हैं एक और चैप्टर की जो आपके सामने आ गया, एक और चैप्टर आपको दिया हुआ जो एज इट इज आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समता मूलक और समावेशी शिक्षा की बात करता है, एनईपी 2020 की बात करता है। अब क्या हो गया सर, समावेशी शिक्षा की बात तो एनसीएफ 2005 ने कही थी, वही तो बार बार मैं कह रहा हूं, जितनी बातें लगभग आपके एनसीएफ 2005 में कही हुई है, सभी को आपके किसने उठा लिया? एनईपी 2020 ने उठा लिया। लेकिन जैसा अगर मैं बात करूं, समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट उठा लिया, उसके अलावा आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो आपका 2016 है, तो इसके बारे में आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, तो ये एक्ट को यहां पर पूरा का पूरा उठा लिया कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके अधिकारों की बात, किस प्रकार से उनको शिक्षण देना है, उनको सामग्रियां देनी है, ये सभी बात आपके इस एक्ट के अंदर रखी हुई है, जिसके अंदर आप लोग पढ़ते हो किस प्रकार की दिव्यांगताएं दी हुई है। तो एनईपी 2020 ने इसको पूरा का पूरा उठा लिया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको बेसिकली यार कहां से लाएंगे इतनी चीजें, खूब सारे सुझाव भी मांगे गए थे, लेकिन कहा सुझाव देता है कोई और कहा सुझाव पूरे होते हैं। ठीक, तो इसलिए एनईपी 2020 के अंदर इनको यहां पर उठाने की लाने की बात कही है। ठीक, ठीक है, ठीक, ये बात आप समझ गए। अब देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन या इक्विटेबल जो आपकी एजुकेशन है, सिंपल सा आपको ये समझना है कि यहाँ पर सभी बच्चों के साथ आपको समान तरीके से पेश आना है, सभी को समान संसाधन आपको देना है। कोई चीज बच्चे के साथ यहाँ पर समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो आपकी क्लासरूम देखने को मिलेगी वो कैसी क्लासरूम देखने को मिलेगी? इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासरूम देखने को मिलेगी। ठीक है,
इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर आपके क्लासरूम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। किसी बच्चे का सीखने का मन है, अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नींद आ रही है सो जाए अब किसी का यहाँ पर सीखने को अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पा रहा, किसी का मोटिवेशन कम है, नहीं सर मैं तो किसी दूसरे पेपर को दे लूंगा, दूसरी बार तैयारी कर लूंगा। ऐसे ऐसे क्लासरूम में अंदर बच्चे, कुछ अपने प्रतिभाशाली बच्चे क्लासरूम के अंदर है, कुछ आपके अलग अलग प्रकार के जो आपके इंटरेस्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ने वाले बच्चे। तो जितने भी प्रकार के आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्लासरूम के अंदर पाई जाती है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या हुआ, इन सभी का समावेश करके आपको बच्चों को सभी प्रकार से यहाँ पर शिक्षा यहाँ पर देनी है, जिसके बारे में आपका यहाँ पर बात की है, जिसको मैंने आपको डिटेल से भी इसको एक्सप्लेन एक बार और करूंगा दोबारा, और ऑलरेडी पहले भी इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। ठीक, देखिए अब समावेशी शिक्षा के बारे में, तो जब भी आपका पूरा का पूरा जो आपने चैप्टर देखा होगा उसके अंदर पूरा का पूरा आप लोगों ने देखा हुआ है, एक बार आपको और बताऊंगा पूरी डिटेल में, वरना लगभग आपका आधा पौना घंटे इसके ऊपर चला जाएगा, जो आपका समावेशी शिक्षा होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एनईपी 2020 की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा पूरा का पूरा एक अलग चैप्टर है जिसके ऊपर अलग से आपकी प्रकार से व्याख्या होती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एनईपी 2020 के अंदर, इसके अंदर एक आपके पॉइंट दिया हुआ है एसईडीजीएस के बारे में दिया हुआ है, यानी जो आपके सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वंचित समूह के जो बच्चे होते हैं, अगर कोई मान लीजिए वर्ग ऐसा है, कोई ऐसा समूह है जो सामाजिक रूप से कमजोर है या आर्थिक रूप से कमजोर है, या मान लीजिए उसके पास पैसे की तंगी है, सरकारी स्कूल के अंदर बेसिकली जो बच्चे आते हैं वो सबसे ज्यादा आपके सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे आते हैं, और ज्यादातर आपके आर्थिक रूप से तो देखने को मिलते हैं जो बेसिकली गरीब बच्चे होते हैं, वरना हर कोई ज्यादातर प्राइवेट स्कूल में प्रीफर करता है पढ़वाना। ठीक है, अब देखिए अगर इस प्रकार के जो आपके बच्चे हैं जो वंचित समूह से आ रहे हैं, चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, इसके बारे में एनईपी 2020 ने एक और बात कही हुई है कि जो आपका इनका जो पाठ्यक्रम होगा, यानी जो इनका आपका करिकुलम होगा, ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए अगर आप कोई पाठ्यक्रम को यहाँ पर सेट करिए, करिकुलम को सेट करिए, तो वो आपका कैसा होना चाहिए, रिलेटेबल आपका होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका रिलेटेबल आपका होना चाहिए, यानी कि आपका संदर्भित होना चाहिए उन बच्चों से। अब वो कैसे होगा रिलेटेबल, देखिए मान लीजिए कोई बच्चा गरीब वर्ग से आ रहा है, अब बच्चा गरीब वर्ग से आ रहा है तो यहाँ पर उसकी क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर उसकी मदर टंग होती है वो भी अलग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, बच्चे की मदर टंग जो होती है वो भी अलग देखने को मिलेगी। जो कल्चर होता है, चाहे उसका पहनावा हो, बातचीत का तरीका हो, या जो उसकी पद्धति वगैरह हो, वो कल्चर भी बच्चे का यहाँ पर अलग देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो बच्चे का जो आईक्यू लेवल होता है, तो जो बच्चे का जो आईक्यू लेवल होता है ये भी बेसिकली इतना हाई नहीं होता, ये भी यहाँ पर कम होता है। तो अगर ऐसे वर्ग से कोई बच्चे आ रहे हैं और उसके लिए आपको करिकुलम को सेट करना है, तो वो रिलेटेबल होना चाहिए। ठीक है, यानी उनसे कनेक्टेड होना चाहिए। अगर बच्चे की जो मदर टंग होती है ना, मातृभाषा होती है, तो करिकुलम को सेट करिए कि ताकि उस मातृभाषा से कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाया जा सके। तो ऐसे समुदाय के बच्चों के लिए जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए एनईपी 2020 ने इसकी बात की है। दूसरे एक और पॉइंट की बात की हुई है कि रिलेटेबल के साथ साथ में जो आप बच्चों को शिक्षण दोगे वो आपका मीनिंगफुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए मीनिंगफुल, आपका होना चाहिए। ठीक है, वो आपका होना चाहिए मीनिंगफुल आपका होना चाहिए आपका। ठीक है, यानी आपका अर्थपूर्ण होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए बच्चों को आपने कुछ भी पढ़ा दिया और पढ़ा के आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया, चलो यार मेरा तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, मेरे ऊपर अब कोई कहने सुनने वाला नहीं है। नहीं, जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो मीनिंगफुल होने चाहिए, मतलब बच्चा उसको समझ जाए, समझ के अपने ज्ञान को अर्जित कर पाए और अपने ज्ञान को नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको बढ़ाता चला जाए। क्योंकि आज की डेट के अंदर किसकी बात होती है, रचनावाद की बात होती है। जब अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करता है, तो ज्ञान का निर्माण तो करे तभी करेगा जो उसके पुराने एक्सपीरियंस है, अगर उसके अंदर उसने मीनिंगफुल लर्निंग करी होगी तभी तो बच्चा ज्ञान का निर्माण करेगा। तो इसलिए इस प्रकार के आपके करिकुलम की यहाँ पर बात करता है एनईपी 2020 इसकी बात करता है। ठीक, उसके अलावा देखिए सामाजिक और आर्थिक रूप से जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटा गया है। कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर जो उनकी जेंडर पहचान होती है, लैंगिक पहचान होती है, एनईपी 2020 ने दो जेंडर के ऊपर बड़ा फोकस करा। एक तो आपकी फीमेल और आपका एक आपके ट्रांसजेंडर। अब लड़के कहेंगे सर हम कहा जाए पूछो भाई इनसे, इन्होंने जो चीजें बातें यहाँ पर बताई हुई है वही चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो जेंडर का बेसिकली सबसे ज्यादा मैंने आपको एक वीडियो के अंदर भी बताया था, जो जेंडर से जो आपके जो स्टीरियोटाइप चला रहता है, जेंडर बाइस भी देखने को ज्यादातर मिल जाता है, वो ज्यादातर महिलाओं के साथ और ट्रांसजेंडर के साथ देखा जाता है। बेसिकली महिला और ट्रांसजेंडर के लिए इन्होंने एक रिलीफ फंड भी बनाया हुआ है
एक रिलीफ फंड होगा साल के अंदर, इतना फंड यहाँ पर हम इन दो जेंडर के लिए करेंगे, इनके उत्थान को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बात करेंगे। और बाकी मेल जेंडर आप लोग सवाल से सरकार से पूछना हमारा क्या रोल है, ठीक है। तो यहाँ पर लैंगिक पहचान से संबंधित आपके सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह में आएंगे। सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक पहचान जिनके, मान लीजिए कोई कैटेगरी से आता है, ओबीसी है, एससी एसटी है, वो आपके इस वाले वंचित समूह के अंदर आएंगे। भौगोलिक पहचान पर उनको यहाँ पर बांटा जाएगा, ठीक है। अब देखिए भौगोलिक पहचान के अंदर यहाँ पर कैसे बांटा जाएगा, जो आपके सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चे हैं। मान लीजिए आपको जॉब मिलती है, और जॉब मिलने के बाद फॉर एग्जाम्पल आप लोग किसी चले गए आकांक्षी जिले के अंदर चले गए, ठीक है। मान लीजिए आप लोग किसी आकांक्षी जिले के अंदर चले गए। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी के अंदर आपके 8 आकांक्षी जिले हैं, और जैसे आप लोग पूर्वांचल यूपी के अंदर देखोगे तो उधर ही आपके लगभग सारे के सारे आकांक्षी जिले हैं। पश्चिमी यूपी की तरफ इतना नहीं देखने को है ही नहीं, मतलब इधर, ठीक है, इधर है नहीं जो आपके बैकवर्ड जो रहते हैं। अच्छा, आकांक्षी जिलों के अंदर एक समस्या और देखने को मिलती है। अगर मान लीजिए वहां पर आपकी जॉब लग गई, और जॉब लगने के बाद यहाँ पर बेसिकली आपको जब आप ट्रांसफर लेते हो उसके अंदर भी आपको बहुत समस्या आती है। क्यों? ये आकांक्षी जिले होते हैं, ये रहते हैं आपके नीति आयोग के अंडर में रहते हैं। किसके अंडर में रहते हैं? ये रहते हैं आपके, मैं भी क्या क्या लिखता जा रहा हूँ, नीति आयोग के अंडर में आपके रहते हैं, ठीक है, नीति आयोग के अंदर। तो नीति आयोग बेसिकली पूरा का पूरा इनकी प्लानिंग करता है, किस प्रकार से चीजें हो रही है, बढ़ रही है, शिक्षा के अंदर, सड़क के ऊपर, XYZ जितनी भी चीजें ऊपर हो रही है उसके ऊपर काम चल भी रहा है, नहीं चल रहा। तो हर साल का एक लेखा जोखा फिर तैयार करा जाता है, मतलब नीति आयोग और सरकार के साथ। और फिर यहाँ पर देखा जाता है कि आकांक्षी जिले ने कितनी प्रोग्रेस करी है। अगर नीति आयोग और सरकार के मानदंडों को कोई पार कर लेता है आकांक्षी जिला, ठीक है, तो फिर वह आकांक्षी जिला के अंदर उसको शामिल नहीं किया जाता। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो मुझको कहीं भी पढ़ाने के लिए भेज दो, मैं तो हर जगह पढ़ने के लिए तैयार हूं, तो आकांक्षी जिले के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेचारे गरीब बच्चे रहेंगे जो आपके सामाजिक और आर्थिक रूप से जो आपके सबसे बड़े समूह देखने को मिलेंगे, ऐसे समूह के अंदर देखने को मिलते हैं, छोटे गांव या छोटे शहरों के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। वो इस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे। दिव्यांग बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था आपसे आरबीडब्ल्यूडी एक्ट, तो जितनी प्रकार की दिव्यांगता है, दिव्यांग बच्चे, तो वो सब यहाँ पर आपके इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक। उसके अलावा सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां अगर किसी के साथ हो जाती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कहा जाता है ना कि मान लीजिए किसी पेरेंट, किसके फादर की या मदर की, उसकी इनकम जो होती है कम है, जो हर साल की जो इनकम होती है, तो आप उसका एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है, फिर सरकार की तरफ से उसको कुछ ना कुछ यहाँ पर सहूलियत दी जाती है। तो अगर इस प्रकार के कोई बच्चे वो इसके अंदर आएंगे आपके, ठीक, जो आपके सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चे हैं। स्कूली शिक्षा में प्रत्येक श्रेणीवार अंतराल को कम करने के लिए भी ध्यान केंद्रित करने के लिए अलग अलग रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी। बेसिकली अगर कोई ऐसे समूह का बच्चा आपके स्कूल के अंदर आता है, तो उसको जैसा आपको इंकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है, उसकी मातृभाषा को प्रोत्साहित करना है, उसके कल्चर को यहाँ पर प्रोत्साहित करना है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का विभेद बच्चों के अंदर नहीं करना, जो इसके अंदर अलग अलग प्रकार के विरोध आए, यानी ये जेंडर है, ये अलग जेंडर है, ये आकांक्षी जिला ऐसा है, ये आपका अलग है, भौगोलिक क्षेत्र इसका कुछ और है, हमारे वालों का अलग है, चलो हम एक तरफ के मिल जाते हैं और उस तरफ वालों को अलग कर देते हैं। इस प्रकार की चीज आपको किसी प्रकार से नहीं करनी इस वाले समूह के अंदर, ठीक है। अब देखिए जेंडर के बारे में, जैसे मैंने आपसे कहा, दो जेंडर को बढ़ावा देने की बात बहुत करता है नीति 2020, महिलाओं के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए। इनके लिए एक आपके फंड की भी बात की हुई है, जिस फंड का नाम रहेगा जेंडर इंक्लूजन फंड। यानी कि जो आपके महिला और ट्रांसजेंडर है, इनका समावेशन किस प्रकार से हो सकता है शिक्षण की मुख्य धारा के अंदर, तो उनको समावेश करने के लिए एक फंड को यहाँ पर बेसिकली तैयार किया जाएगा। अब इस फंड के अंदर कितना फंड आता है, सेंट्रल का या जो आपका स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो कितना कितना परसेंट यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती है, मतलब इसकी व्याख्या अभी तक नहीं है। जब ये फंड कभी आएगा तब इसके बारे में बात होगी। आई थिंक तब तक आप लोगों की जॉब भी लग जाएगी, ठीक है। सुरक्षा और अधिकार की बात करता है, और इसके अलावा सभी बच्चे, विशेषकर लड़कियों को स्कूल बनाए रखने के लिए उनकी सुरक्षा और अधिकारों पर सावधानी पूर्वक ध्यान देना, ये तो यही हो गया। और जेंडर गैप को पाटने की बात करता है, यानी जो जेंडर गैप होता है, या जिसको आप लोग जेंडर बाइस कहते हो, या जेंडर स्टीरियोटाइप भी जो रहता है, जो पहले से चलता आ रहा है, तो उसको खत्म करने की भी बात करता है। कौन? आपका एनईपी 2020 बात करता है। जब आरबीडब्ल्यूडी एक्ट आ गया तो ये पॉइंट तो अपने आप ही इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, अनुभवात्मक शिक्षा की बात करते हैं, अनुभवात्मक अधिगम की बात करते हैं, ठीक है। अनुभवात्मक आपके शिक्षा की या अनुभवात्मक आपके अधिगम की यहाँ पर बात की जाती है।
अगर इससे पहले कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझसे पूछिए, उसके बाद मैं आपके एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ आपको लेकर चलता हूं। ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है, कोई मुझे यार ये जो पीडीएफ के क्वेश्चन पूछते हो और चीजें पूछते हो, मैं कह रहा हूं मुझे चैप्टर से संबंधित चीज पूछ लो। अब देखना आप क्या पूछ रहे हो। ठीक है? ठीक है, कल करेंगे। अरे भाई रुक जाओ, 5-7 मिनट रुक जाओ। तो कमेंट देखने बेकार है, फिर कहते हो कमेंट का आंसर नहीं देते। कोई पीडीएफ का पूछ रहा है, कोई रिकॉर्डेड क्लास का पूछ रहा है। अरे भाई ये सब अपने आप एप्लीकेशन के अंदर होता है। चैप्टर से संबंधित कुछ पूछ लिया करो, अंदर कुछ कीड़ा हो उसको निकाला करो, ताकि बताने में मन भी करे। ठीक है? देखिए, बात करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, बात करते हैं अनुभवात्मक शिक्षा की बात करते हैं। अरे ये तो मिटी गया। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जैसे कि आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो आपका कंसेप्ट है वो किसने दिया था? जरा कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी बताऊंगा या नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी कि अपने एक्सपीरियंस के द्वारा सीखना, यही होता है आपके एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर होता है। जब कोई बच्चा अपने अनुभव के द्वारा चीजों को सीखता है, यानी सीखता है लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से। किसके माध्यम से सीखता है? जब बच्चा चीजों को सीखता है लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से। किसके? लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से बच्चा चीजों को सीखता है। बच्चा चीजें सीखता है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के माध्यम से। किसके? हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के माध्यम से, हस्त प्रेरक गतिविधियां जो होती है उनके माध्यम से जब बच्चा यहाँ पर चीजों को सीखता है। जब बच्चा डिस्कशन के माध्यम से यहाँ पर चीजें सीखता है, तो ये अपना जब अनुभव के आधार पर बच्चा किसी भी चीज को सीखता है तो आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो जाएगा। मान लीजिए आपने सीटेट एग्जाम पास करा, ठीक है? पास करने के बाद ही आप लोग आए हो या तैयारी कर रहे हो, तो उसके बाद आप किसी मेन एग्जाम की तैयारी में लग गए, डीएसएसपी की तैयारी में आप लोग लग गए। तो जो सीटेट का आपने पढ़ा है, जो सीटेट के अंदर आपने अपना एक्सपीरियंस लिया है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर जब आप कोई चीज यहाँ पर सीख रहे हो, नई चीज सीख रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर आ जाएगा। और आपके कमेंट के अंदर देखो क्या आप लोगों ने इसका आंसर दिया है। ठीक है? हाँ, ठीक है भाई। ठीक है, अलग अलग सारे नाम दे दिए, जीन पैच दे दिया, थोंडाइक दे दिया, वाइगोस्की दे दिया, एक दो और दे दो, खत्म ही कर दो इसको मामले को। ठीक है? अब देखिए, ये बात करता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग की बात करता है। इन पॉइंट को देख लेना, आपके एग्जाम में एजीटीज आपके पूछ ले जाते हैं सेम ऑप्शन को उठा के। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज यानी हैंड्स ऑन लर्निंग की बात करता है, जब बच्चा अपने हाथों से किसी क्रिया को करके सीखता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के माध्यम से सीखता है, तो आपका हैंड्स ऑन लर्निंग हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपके इसके अंदर हो जाता है। आर्ट्स इंटीग्रेटेड एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करता है। देखिए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात तो आपके एनईपी 2020 ने करी हुई है। एनसीएफ भी इस बात को कहता है कि सभी सब्जेक्ट को आपको इंटीग्रेट करके पढ़ाना है। यहाँ पर आर्ट और स्पोर्ट्स की यहाँ पर बात होगी। उसके अलावा आपका स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी, ठीक है? स्टोरी टेलिंग के माध्यम से यहाँ पर बच्चों को आपको चीजें सिखानी है। ठीक, ये आपका इसके अंदर हो जाएगा। तो जितने भी आपके तरीके लिखे हुए हैं, ये सभी आपके एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर आ जाते हैं। और एक्सपीरियंस के लर्निंग के अंदर बेसिकली आपको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यहाँ पर चीजों को समझाना है, समझनी है। किसी भी प्रकार का कठोर चीजों का यहाँ पर आपको अनुपालन नहीं करना होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर। ठीक है? ये बात आप लोग समझ गए। तो ये सभी बात आपके एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर दी हुई है, और इतना ही आपको जानना जरूरी है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यही चीज आपके बेसिकली एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है? कोई इसके बारे में नेगेटिव आपका कमेंट वो आ जाए, ऑप्शन आ जाए, तो उसको देखते गलत कर देना। ठीक? अगर अब आपका कोई सवाल हो तो जल्दी सवाल पूछिए। यहाँ पर जो आपकी क्लास होती है, वो यहाँ पर क्लास हो गई आपकी खत्म। ठीक है? पूछे आपका क्या सवाल है। अच्छा, वो मैं एक्सप्लेन कर दिया था आकांक्षी जिलों को, तो ठीक है, आप दोबारा से उसको देख लेना आकांक्षी जिलों को। ठीक? ठीक है, बस गुरुजी। अरे मतलब चैप्टर से संबंधित कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप लोग उसको पूछिए। ठीक है, स्क्रीन ब्लैक हो रही है हमारी स्क्रीन। ठीक है, क्रिकेट में सचिन सी, में सचिन, अच्छा ठीक है। ठीक है भाई। समाज भी असाइनमेंट करता है क्या? असाइनमेंट नहीं, मेरे ख्याल से आप लोग लिख रहे हो कि समाज भी असेसमेंट करता है।
समाज जो असेसमेंट करता है वो बड़ा गंदे तरीके से करता है, जिसका जीता जाता है एग्जाम्पल आपको, ठीक है। अगर मान लो नौकरी नहीं लगी ना, तो समाज पता है कैसे असेसमेंट करेगा, चाहे कितना भी पढ़ लो आप, चाहे आपका नंबर एक जो आपका सिलेक्शन है एक नंबर से रुका हो, लेकिन समाज आपका असेसमेंट कैसे करेगा, अरे ये कहाँ पढ़ता होगा या पढ़ती होगी, ये तो घूमने फिरने में पूरा टाइम लगे रहते हैं, ठीक है, इन्होंने कहाँ पढ़ा है, पेरेंट्स तक लेके चले जाते हैं, अरे इनके माँ बाप भी कभी पढ़े हैं जो ये पढ़े होंगे। फिर उसके अलावा कहते हैं हमने तो कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, ठीक है, ऐसे घूमते फिरते रहते थे, ये करते थे वो करते थे। तो असेसमेंट को जो करेगा ना समाज, वो बड़ा गलत तरीके से आपका असेसमेंट करेगा। लेकिन जो आप पूछ रहे हो प्रोग्रेसिव कार्ड के अंदर पूछ रहे हो, प्रगति पत्र के अंदर पूछ रहे हो, तो प्रगति पत्र के अंदर अगर आपका असेसमेंट होगा जिसके अंदर आपका समाज भी आ जाएगा, सोसाइटी आ जाएगा, तो मैंने वहां पर लिखा हुआ है आपका पीयर ग्रुप लिखा हुआ है, वहां पर मैंने लिखा हुआ है आपका पेरेंट्स लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर आपका टीचर लिखा हुआ है। तो अगर आपको समाज के इंपोर्टेंट फैक्टर पढ़ने हैं कि जिनके द्वारा बच्चे का असेसमेंट होता है, तो आप लोग ये अंदाजा मत लगाना जो मैंने आपको बताए कि ये तो निठल्ला है कभी नहीं पढ़ेगा। वहां पर आपके समाज के जो आपके मेन पॉइंट आएंगे उसके अंदर आपका टीचर्स आ जाएगा, पेरेंट्स आ जाएंगे, पीयर ग्रुप आ जाएगा। ये समाज के सभी वो फैक्टर होते हैं जो बच्चे का असेसमेंट करते हैं। तो अगर आप समाज की पूछ रहे हो तो समाज ऑप्शन में नहीं आएगा, बट समाज के फैक्टर आ जाएंगे, पेरेंट्स, टीचर और आपका पीयर ग्रुप आ जाएगा। उसके अलावा बच्चा सेल्फ असेसमेंट तो खुद करता ही है, ठीक है। पूछो और क्या सवाल है, और क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा करो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के आंसर देने में, ठीक है। हाँ, ऐप को अपडेट करवा दीजिए, ले भाई करवा देंगे भाई, ऑलरेडी अपडेट है, ठीक है, इससे बढ़िया ऐप नहीं चलती होगी, कभी कभी टेक्निकल दिक्कत होती है, हर जगह आ जाती है। और पूछिए। ठीक है भाई। सर छुट्टी, हाँ छुट्टी है, पूछिए और। ठीक है भाई, आ गए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आपकी टी शर्ट, बीपीएससी पीआरटी, और समाज भी असाइनमेंट हो गया। शिक्षण बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है, कभी मेरी बात भी सुन लो, बताओ क्या बात है बेबी भारती आपकी। ठीक है, बाल वाटिका पार्ट फर्स्ट देखना, बाल वाटिका आपको समझ में आ जाएगी। जल्दी जल्दी पूछो, करो जल्दी जल्दी कमेंट, जितने नजर में जा रहे हो उसको पढ़ रहा हूँ। ठीक है, नींद आ रही है, सो जाओ। ठीक है, असंस्कृत क्लास जो बेसिकली कुछ बच्चे सी टेट वाले जो पूछ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने बताया था मैडम को बेबी हुआ है तो थोड़ा उसमें मतलब उनको आराम की हिदायत दी हुई है, तो सी टेट वालों की जो आपकी रहेगी ऑलरेडी आपका लगभग सारी चीज हो चुकी है, तो उसके लिए तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है। DSSB ये होता है भाई, अभी कुछ वैकेंसी का नहीं पता, ठीक है। ठीक है। प्रिंट बाय PYQ, बस यही आंसर है आप लोगों के जितने भी चैप्टर से संबंधित नहीं पूछता, कुछ भी दुनिया भर के सवाल पूछ रहे हो, जीटेट DSSB ये वो दूसरा सब्जेक्ट दूसरी क्लास, ठीक है, अपने चैप्टर, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है शायद आपको कोई पॉइंट शायद ही कोई होता होगा एक दो पॉइंट, वरना ज्यादातर आपको समझ में आते हैं, तभी आप लोग पूछते हो, ठीक है, इधर उधर के सवाल। वरना और सभी टीचर से तो आप लोग पूछते हो, उनके सब्जेक्ट से संबंधित चीजें पूछते हो, मेरे से ही नहीं पूछते, मेरे से इधर उधर के पूछते हो, ठीक है। चलो यहाँ पर आपकी क्लास खत्म होती है, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, ध्यान रखना, गुड नाइट, टेक केयर।